कि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। गुलामी किसे कहते हैं कि भविष्य हमारा और निर्णय लेने का अधिकार किसी और का, बस यही गुलामी है। गुलामी की दूसरी कोई परिभाषा नहीं होती या गुलामी की दूसरी कोई डेफिनेशन नहीं है। यही गुलामी है कि भविष्य हमारा और निर्णय लेने का अधिकार किसी और का, यही गुलामी है। भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है, जितने भी लोकतांत्रिक देश इस दुनिया में हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश है कि बहुसंख्य लोग इस देश में गुलाम बने हुए हैं, बहुसंख्य लोग इस देश में समस्याग्रस्त बने हुए हैं, बहुसंख्य लोग इस देश में शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, और अल्पसंख्य लोग इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। भारत एकमात्र दुनिया का एकमात्र यह उदाहरण है। भारत जितने भी लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, और जिनके वोट ज्यादा होते हैं राज उनका होता है। भारत में 7.5% आदिवासी है, 15% शेड्यूल कास्ट है, 52% ओबीसी है, 10.5% सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान है। जो SC ST OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए, वो 10.5% है। ऐसे कुल मिला के भारत में 85% लोग हैं जो डीएनए के आधार पर इस देश के मूल निवासी है। डीएनए ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, डीएनए साइंटिफिकली लैब में टेस्ट होता है, उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते। दुनिया वाले कहते हैं जो लोग डीएनए को नहीं मानते वो दुनिया के बहुत बड़े मूर्ख लोग होते हैं। तो डीएनए के आधार पर भारत के SC ST OBC एंड माइनॉरिटी जो है वो मूल निवासी है। वर्तमान में जो हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई, खास करके आदिवासियों को यह महसूस होता है कि हम लोग गरीब है, इस वजह से हमारी समस्याएं हैं। क्या गरीबी हमारी समस्या का मूल कारण है? जनरली लोग जो है, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो इस प्रकार से सोचते हैं कि गरीबी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और गरीबी हमारी सबसे बड़ी समस्या होने की वजह से हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई, ऐसा हमारे लोग सोचते हैं। मैं आप लोगों को कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, ताकि हम लोगों को यह एहसास हो कि हमारी समस्या का मूल कारण क्या है। समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है जब समस्या का मूल कारण पता चले। बीमारी का इलाज तभी किया जा सकता है जब बीमारी का मूल जो कारण होता है वो पता चले, तो बीमारी का इलाज किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, किसी भी बीमारी का इलाज कब करता है? जब उस बीमारी का डायग्नोसिस निकालता है, और डायग्नोसिस में जो रीजन बाहर आता है, उस रीजन के ऊपर, उस कारण के ऊपर डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। तो हमारे समाज की हजारों समस्याएं हैं। गरीबी समस्या है, भूखमरी समस्या है, लाचारी समस्या है, आरक्षण समाप्त हो रहा है वो समस्याएं है, नौकरी समाप्त हो रही है समस्याएं है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही ये समस्याएं हैं, छात्र नौजवानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं। तो ये हजारों समस्याएं हैं, और इन हजारों समस्याओं को लेकर समाज एक बात तो सोचता है कि हम गरीब हैं, इस वजह से हमारी समस्याएं हैं। दूसरे हमारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा नसीब ठीक नहीं है। कुछ लोग जो है नसीब के ऊपर छोड़ देते हैं। तो क्या सही मायने में अगर हम लोग समाज में काम करना चाहते हैं, समाज की समस्या का समाधान अगर करना चाहते हैं, तो हमारी समस्या किस कारण से निर्माण हुई, अगर वो कारण अगर हमारे समाज को अगर पता चले, तो शायद हम लोग समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक होता है परिणाम और एक होता है कारण। परिणाम की चर्चा पूरे देश भर में चलती है, लेकिन जिस कारण की वजह से परिणाम निर्माण हुआ, उस कारण के ऊपर कोई भी चर्चा करते हुए हमें नजर नहीं आते। इटली के एंथोनी ग्राम्सी ने कहा
कि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। अगर गुलाम की अगर यही परिभाषा है कि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है, गुलामी किसे कहते हैं कि भविष्य हमारा और निर्णय लेने का अधिकार किसी और का, बस यही गुलामी है। गुलामी की दूसरी कोई परिभाषा नहीं होती या गुलामी की दूसरी कोई डेफिनेशन नहीं है। यही गुलामी है कि भविष्य हमारा और निर्णय लेने का अधिकार किसी और का, यही गुलामी है। भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है, जितने भी लोकतांत्रिक देश इस दुनिया में हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश है कि बहुसंख्य लोग इस देश में गुलाम बने हुए हैं, बहुसंख्य लोग इस देश में समस्याग्रस्त बने हुए हैं, बहुसंख्य लोग इस देश में शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, और अल्पसंख्य लोग इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। भारत एकमात्र दुनिया का एकमात्र यह उदाहरण है। भारत जितने भी लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, और जिनके वोट ज्यादा होते हैं राज उनका होता है। भारत में 7.5% आदिवासी है, 15% शेड्यूल कास्ट है, 52% ओबीसी है, 10.5% सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान है। जो SC ST OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए, वो 10.5% है। ऐसे कुल मिला के भारत में 85% लोग हैं जो डीएनए के आधार पर इस देश के मूल निवासी है। डीएनए ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, डीएनए साइंटिफिकली लैब में टेस्ट होता है, उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते। दुनिया वाले कहते हैं जो लोग डीएनए को नहीं मानते वो दुनिया के बहुत बड़े मूर्ख लोग होते हैं। तो डीएनए के आधार पर भारत के SC ST OBC एंड माइनॉरिटी जो है वो मूल निवासी है। जो लोग मूल निवासी है उनकी संख्या ज्यादा है, उनके वोट ज्यादा है, फिर भी वो समस्याग्रस्त बने हुए, फिर भी वो गुलाम बने हुए, फिर भी अपने भविष्य का निर्णय जो है वो बहुसंख्य लोग नहीं ले पा रहे। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई? ये इसलिए हुआ कि हमें जो बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, यही धोखा हमारे साथ सबसे बड़ा हुआ। टीवी चैनलों के द्वारा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा, किताबों के द्वारा, वर्तमान पत्र के द्वारा यह बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। क्या हमारे लोगों को इसकी जानकारी है कि 15 अगस्त 1947 को एक बिल पारित हुआ? वो आजादी का बिल नहीं था, वो ट्रांसफर ऑफ पावर बिल था। ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब होता है सत्ता का हस्तांतरण बिल था, यानी अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना, यह बिल था ट्रांसफर ऑफ पावर बिल। देश को आजादी का बिल नहीं है। अगर 15 अगस्त 1947 को अगर देश आजाद होता तो जो लोग आजाद होते हैं वो लोगों की समस्याएं नहीं होती। अगर हमारे समाज की अगर हजारों समस्याएं हैं, इसका मतलब हम लोग आजाद लोग नहीं है, गुलाम लोग हैं। समस्या गुलामों की होती है, आजाद लोगों की समस्या नहीं होती। तो ये 15 अगस्त को जो आजादी मिली, ये आजादी हमारी आजादी नहीं थी। तो ये फिर किसकी आजादी थी? तो जब मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के ऊपर एक इल्जाम लगाया, एक आरोप लगाया कि बाबा साहब आंबेडकर जो आंदोलन चला रहे हैं ये देश आजादी का आंदोलन नहीं है, यह आरोप गांधी जी ने लगाया, गांधी जी के लोगों ने लगाया। तो बाबा साहब आंबेडकर ने इसका जवाब दिया और बाबा साहब आंबेडकर ने इंग्लैंड यूरोप के लोगों को कहा कि ये इंग्लैंड और यूरोप के लोगों, गांधी जी जो आजादी का आंदोलन चला रहे हैं ये आंदोलन फ्रीडम ऑफ द कंट्री है या फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री है। दो बातें हैं। फ्रीडम ऑफ द कंट्री का मतलब होता है देश आजादी का आंदोलन, और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का मतलब होता है देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे वो देश आजादी का आंदोलन था। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में। आपको आजादी चाहिए थी, आजाद हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर जो आंदोलन चला रहे थे वो आंदोलन था देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। दो बातें हो गई कि हमारी हजारों समस्याएं क्यों निर्माण हुई, यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ में, इस देश के तमाम आदिवासियों के साथ में, शेड्यूल कास्ट के साथ में, ओबीसी के साथ में
और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए, ये तमाम मूल्यवासी बहुजन समाज के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ और बहुत बड़ा धोखा किया गया। कौन सा धोखा किया गया कि ये प्रचार में लाया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, लेकिन देश में रहने वाले जो लोग थे वो आजाद नहीं हुए। जो बातें आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जो आंदोलन चला रहे थे, देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन चला रहे थे। शाहू महाराज जो आंदोलन चला रहे थे, देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन चला रहे थे। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जो आंदोलन चला रहे थे, देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन चला रहे थे। हरिचांद गुरुचांद जी ठाकुर ने जो आंदोलन चलाया वो देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन था। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो आंदोलन चलाया ये देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन था। तो सवाल खड़ा होता है कि अंग्रेज आने के पहले फिर हम लोग किसके गुलाम थे? सवाल खड़ा हुआ कि अगर ये देश आजादी का आंदोलन गांधी जी चला रहे थे और देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन हमारे मूल निवासी महापुरुष चला रहे थे। दो आंदोलन भारत में चले। देश आजादी का आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में था, गांधी जी चला रहे थे, बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे, न्यायमूर्ति गोविंद रांडे चला रहे थे। ये सारे के सारे जाति से ब्राह्मण थे। नाम दिया आजादी का आंदोलन। और देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन का अर्थ है ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये लोग चला रहे थे। एक अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन और एक ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन। ऐसे दो आंदोलन भारत में चल रहे थे। एक आंदोलन का ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। कांग्रेस की बकर नाम का एक किताब है, उस किताब में रात को 12 बजे 14 अगस्त को रात को 12 बजे यानी 15 अगस्त शुरू हुआ, 12 बजे रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा लहराया। अब रात के 12 बजे क्यों लहराया? कांग्रेस की बकर नाम की किताब में यह लिखा हुआ है। अगर देश आजाद हुआ तो दिन में भी झंडा लहराया जा सकता था, रात में क्यों लहराया? रात में जनता सोई हुई है और नेहरू आजादी का जश्न मना रहा है। जो बातें आपको बताई जा रही साथियों, हमारे महापुरुष गांधी जी के आंदोलन में शामिल नहीं थे, तिलक के आंदोलन में शामिल नहीं थे, रांडे के आंदोलन में शामिल नहीं थे हमारे महापुरुष। उसके 3 उदाहरण आपको मैं बताऊंगा, स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण, न्यायमूर्ति गोविंद रांडे। जब 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी, कांग्रेस ये कोई पॉलिटिकली पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ये अमेरिकन शब्द है, इसका अर्थ होता है महासभा। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने के लिए कांग्रेस बनाई 28 दिसंबर 1885 में। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी बंगाल के ब्राह्मण है, तिलक, आगरकर, गोखले महाराष्ट्र के ब्राह्मण है। उस वक्त कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा थे न्यायमूर्ति गोविंद रांडे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के पास गए। ये हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था, उसके 3 उदाहरण समझा रहा। ज्योतिराव फुले को कहे कि ज्योतिराव जी, अंग्रेजों का राज है, भारत गुलाम है। अगर आप सरीके विद्वान व्यक्ति, जानकार व्यक्ति अगर कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होते हैं तो अंग्रेजों को जल्द से जल्द भगाया जा सकता है। ज्योतिराव फुले ने क्या कहा जानते हो? ज्योतिराव फुले ने कहा, आप ब्राह्मण लोग ऊंट पर बैठकर बकरियां हाँकने वाले, कभी हमारे साथ आपने समानता का व्यवहार नहीं किया। अंग्रेज जाने के बाद आप हमारे साथ समानता का व्यवहार करोगे किस आधार पर? इतिहास में हम लोगों के साथ में आपने समानता का व्यवहार नहीं किया। जिनको आज इस बंगाल में नमशूद्राय कहा जाता है उनको चांडाल कहा, महाराष्ट्र में आपने अछूत कहा, उत्तर प्रदेश में चमार अछूत करके अपमान किया, आदिवासियों को हजारों साल जंगल की ओर खदेड़ दिया जो ज्ञान विज्ञान से दूर रहा। आपने हमारे साथ कभी समानता का व्यवहार इतिहास में नहीं किया। देश आजाद होने के बाद, अंग्रेज जाने के बाद आप लोग हमारे साथ में समानता का व्यवहार किस आधार पर करोगे? ज्योतिराव फुले ने कहा, ये जो आप आजादी का आंदोलन चला रहे हो, ये आजादी का आंदोलन हम लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं है, तो ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन है। और ज्योतिराव फुले ने कभी भी कांग्रेस को कांग्रेस नहीं कहा, तो ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस को ब्राह्मण सभा कहा। ब्राह्मण सभा। हम लोग ज्योतिराव फुले से ज्यादा विद्वान हैं, हम कांग्रेस कहते हैं, ज्योतिराव फुले ब्राह्मण सभा कह रहे हैं। और ज्योतिराव फुले ने इस समाज को एक संदेश दिया। वो संदेश क्या था? वो संदेश ये था कि जब तक अंग्रेज माए बाप भारत में हैं, तब तक शूद्र अतिशूद्रों ने, जिन ब्राह्मणों ने हम SC ST OBC को शूद्र अतिशूद्र बनाया, ज्योतिराव फुले ने कहा जब तक अंग्रेज माए बाप भारत में है तब तक शूद्र अतिशूद्रों ने ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने के लिए जल्दी करनी चाहिए। ज्योतिराव फुले शामिल नहीं हुए। बाल गंगाधर तिलक छत्रपति शाहू महाराज को उन्होंने चिट्ठी लिखी
और चिट्ठी लिखकर छत्रपति शाहू महाराज को कहा कि आप सरी का राजा अगर कांग्रेस के आंदोलन में अगर शामिल होता है तो अंग्रेजों को जल्द से जल्द भगाया जा सकता है। शाहू महाराज ने क्या कहा? शाहू महाराज ने कहा कि आप ब्राह्मण लोग मेरे सरी के राजा को सोचने नहीं देते, मेरी प्रजा का क्या करोगे? मेरी प्रजा तो बकरी समान है, मेरी प्रजा बकरी समान है, मैं राजा होने के बावजूद भी मुझे सोचने नहीं देते। इतने होशियार लोग हो ब्राह्मण लोग, आप मेरी प्रजा का क्या करोगे? जाओ जाओ, भेड़ के ग्रुप में मैं भेड़ियों को नहीं बेचता। शेर और बकरी की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। हो सकती है? गुड़ के ऊपर अगर चिट्ठी बैठ जाए तो वो गुड़ की रक्षा नहीं करता बल्कि गुड़ को खत्म कर देता है। छत्रपति शाहू महाराज शामिल नहीं हुए। तीसरा उदाहरण, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो लाला लाजपत राय विदेश गए बाबा साहब आंबेडकर को मिलने के लिए, और बाबा साहब आंबेडकर को कहा कि मिस्टर आंबेडकर, आप सरी का बुद्धिमान व्यक्ति, अछूत समाज के आप पहले व्यक्ति हो, विद्वान व्यक्ति हो जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हो, आप सरी के बुद्धिमान व्यक्ति अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो इस देश से अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि लाला जी, मैं यहां पर पढ़ने के लिए आया हूं, मुझे पढ़ने दीजिए, भारत में आने के बाद हम देखेंगे क्या करना है। और जब बाबा साहब आंबेडकर भारत में आए तो बाबा साहब आंबेडकर बहिष्कृत भारत नाम का एक पेपर निकालते थे। उस पेपर में अग्रलेख बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, एडिटोरियम टाइटल, और वो एडिटोरियम टाइटल क्या था? गुलामी में जिनकी हमें बातें सहन नहीं होती, आजादी में उनकी लातें खानी होगी। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 में पैदा हुए और 9 जून 1900 में उनकी मृत्यु है। 25 साल का नौजवान। 1894 में जब उन्होंने उलगुलान इस देश में शुरू किया, बिरसा मुंडा का आंदोलन धीकू लोगों के विरोध में था। ये धीकू कौन थे? त्रिवर्णीय लोग थे, साहूकार लोग थे, जमींदार लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, जिन लोगों ने आदिवासियों की कला सभ्यता संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया, जिन्होंने जल जंगल जमीन उद्ध्वस्त करने का प्रयास किया। जो आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक है, साहूकारों ने उनकी जमीन छीन ली, हड़प कर ली। बिरसा मुंडा ने उलगुलान छेड़ा। अब अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी थी, मुंडा की भाषा, बिरसा मुंडा जी की भाषा मुंडारी थी। अंग्रेजों को मुंडारी नहीं आती थी और मुंडाओं को अंग्रेजों को मुंडारी नहीं आती थी और मुंडाओं को अंग्रेजी नहीं आती थी। बहुत खास बात बता रहा हूं, बहुत क्रिटिकल बात है, समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों को मुंडारी नहीं आती थी और मुंडा लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी। फिर लड़ाई कैसे हो गई भाई? है? कभी आप लोगों ने सोचा नहीं लड़ाई कैसे हो गई? हमारे समाज को अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी ये अंग्रेजों की लैंग्वेज थी। हमारी मुंडारी है, संताली है, गोंडी है, हमारी अलग अलग लैंग्वेज है, वो अंग्रेजों को नहीं आती थी। लेकिन जो बीच में जो साहूकार लोग थे, जमींदार लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों को अंग्रेजी आती थी। और साहूकार और जमींदार लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने जो आदिवासियों की जमीन छीन ली थी, उनके विरोध में जो बिरसा मुंडा ने उलगुलान छेड़ा था, तो बिरसा मुंडा का कांटा कैसे निकाला जाए, तो ब्राह्मणों ने बीच में जो इंटरप्रिटेशन किया अंग्रेजों के सामने कि बिरसा मुंडा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ है। अगर बिरसा मुंडा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे तो फिर क्रिश्चियन मिशनरी में उन्होंने स्कूल क्यों पढ़ी? चाईबासा में उनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हुआ। जो बातें बताई जा रही, ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों को मुंडारी नहीं आती थी और हमारे लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी। लेकिन बीच में जो जमींदार लोग थे, बीच में जो साहूकार लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, जो बनिया लोग थे, वो लोग अंग्रेजों के सामने अंग्रेजी में इंटरप्रेट करते थे। उन्होंने उनकी तरीके से इंटरप्रेट किया, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के अनुकूल इंटरप्रेट किया। इसीलिए हमारी लड़ाई अंग्रेज वर्सेस हम लोगों के बीच में हो गई, ब्राह्मण जैसे कि वैसे रह गए। इस वजह से हमारे लोगों का टकराव अंग्रेजों के साथ हुआ, अलग अलग जगह पर हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1858 का उठाव आजाद भारत का पहला उठाव करके हमें बताया गया, लेकिन 1855 में संथाल आदिवासियों का उठाव हुआ और 6 महीने तक संथाल आदिवासियों का आंदोलन चलता रहा। जिनको लिखने का अधिकार था उन्होंने इतिहास में नहीं लिखा क्योंकि हमारे समाज को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों को अधिकार था, ब्राह्मणों ने 6 महीने चला हुआ संथाल का विद्रोह लिखा ही नहीं। लेकिन दुनिया में कार्ल मार्क्स नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ, उन्होंने एक किताब लिखी, मेक इन इंडियन हिस्ट्री, और उस किताब में संथाल का 6 महीने का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को उन्होंने दर्ज किया, लिखा। और वो आगे कहते हैं संथालों का आंदोलन इतना उग्र आंदोलन था कि अगर अंग्रेज इंटरफियर अगर नहीं करते, अंग्रेज अगर हस्तक्षेप नहीं करते,
तो शायद इस देश में ब्राह्मण बनियों की कत्लेआम हो सकती थी। जो बात आप लोगों को बताई जा रही, बहुत ही गंभीर बात आप लोगों को यह बातें बताई जा रही है, क्योंकि हमारे लोग जो है, ब्राह्मणों ने लिखे, हमारे लोगों ने पढ़े, टीवी चैनल ब्राह्मणों के उन्होंने दिखाया, हमारे लोगों ने देखे, पेपर ब्राह्मणों के हमारे लोगों ने पढ़े, वैसे सोचे। शरीर हमारा, मैं हर कार्यक्रमों में कहता हूं शरीर हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन ये अंदर जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन हमारा नहीं है। वो लोग निर्धारित कर रहे हैं आपने क्या देखना चाहिए, वो लोग निर्धारित करते हैं आपने क्या पढ़ना चाहिए, वो लोग निर्धारित करते हैं आपने क्या लिखना चाहिए, वो लोग निर्धारित करते हैं। 15 अगस्त को देश आजादी का प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन क्या हमारे लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी का अर्थ भी समझ में आया? क्यों नहीं आया, उसका कारण बताता। 15 अगस्त को वही गाने बजते हैं जो 26 जनवरी को बजते हैं, 15 अगस्त को वही रैलियां स्कूल में निकलती है जो 26 जनवरी को निकलती है, 15 अगस्त को टीवी पर वही पिक्चर भी दिखाते हैं, भारत पाकिस्तान, वही 26 जनवरी को दिखाते हैं, भारत वर्सेस पाकिस्तान। सारा कार्यक्रम एक सरी ही चलाते, 15 अगस्त को जो चलाते वही 26 जनवरी को चलाते। तो हमारे समाज को क्या अंतर समझ में आएगा? कोई समझ में आएगा अंतर? नहीं आएगा। टीवी हमारे पैसों से, केबल हमारे पैसों से, सेट टॉप बॉक्स हम लगाते हैं हमारे पैसों से। टीवी में क्या देखना चाहिए आप लोग निर्धारित नहीं करते, सिर्फ आपके पास अधिकार है, रिमोट हाथ में पकड़ो और चैनल चेंज करो। टीवी पर क्या दिखाना है वो लोग निर्धारित करते हैं कि आपने देखकर क्या सोचना है। साथियों, ये जो आजादी का आंदोलन चला, ये आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था, ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था। इस वजह से क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। अब ब्राह्मण विदेशी है ये मैं कह रहा हूं, तो आपको मुझे प्रूफ देने होंगे। पहला प्रूफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें कहा ब्राह्मण विदेशी है। बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी आर्टिक्स होम इन द वेदास, उसमें कहा ब्राह्मण विदेशी है। गुरु गोलवलकर ने किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, उसमें कहा ब्राह्मण विदेशी है। राहुल संस्कृतैन ने किताब लिखी वोल्गा टू गंगा, वोल्गा नदी रशिया में है, गंगा भारत में है, रशिया से ब्राह्मण भारत में कैसे आए, उसने किताब लिखी ब्राह्मण विदेशी है। और 21 मई 2001 में डीएनए के द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि ब्राह्मण विदेशी है और एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी इस देश के मूल निवासी है। और इस मूल निवासी लोगों में अलग अलग पहचान है। आदिवासी नाम की पहचान है जिनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया, अछूत नाम की पहचान है, ब्राह्मणों की वजह से पहचान बनी जिनको शेड्यूल कास्ट कहा गया, शूद्र नाम की पहचान है जिनको ओबीसी कहा गया, अदर बैकवर्ड क्लास। और इन एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग थे जिन्होंने ब्राह्मण धर्म पर लात मारी, जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, स्त्री दास्ता, अछूत, आदिवासियों का अलगीकरण, उच्च नीचता, ऐसे धर्म को जिन्होंने लात मारी वो सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए, सरना धर्म बन गए। किसी ने गोंडी धर्म स्वीकारा, किसी ने कोया पुण्यम धर्म स्वीकारा। तो ये डीएनए के आधार पर हम एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लोग जो है वो हम लोग मूल निवासी है। मूल निवासी क्या है? ये हमारा रेस है, हम लोग भारत के मूल निवासी लोग हैं, पहचान हमारी अलग अलग है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट आदिवासी नहीं है, ओबीसी आदिवासी नहीं है। बहुत खास बात बता रहा, हम लोग मूल निवासी है, पहचान हमारी अलग अलग है। जिनके साथ अछूत का व्यवहार हुआ उनको संविधान ने शेड्यूल कास्ट की पहचान दी, अछूत हमारी कोई पहचान नहीं थी। जिनको ब्राह्मणों ने शूद्र कहा, ऐसे ओबीसी के लोग थे, उनको संविधान ने ओबीसी नाम की पहचान दी। आर्टिकल 340 में शेड्यूल कास्ट को 341 में पहचान दी शेड्यूल कास्ट, जिनको चंडाल, अछूत। और जो लोग इस ब्राह्मण धर्म का चेहरा भी देखना पसंद नहीं किया और जंगल की ओर चले गए, जिन्होंने अपनी कला, सभ्यता, संस्कृति, पहचान बरकरार रखी, और जो लोग नेचर को अपना भगवान मानते, नेचर को अपना सब कुछ मानते, जो प्रकृति पूजक है, जिन्होंने सही मायने में अपनी कला, सभ्यता, संस्कृति को बचाकर रखी, जिनमें ट्राइबल ट्रेड है, डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, टेरिटोरियल पोजीशन है, उनको भारत में आदिवासी कहा गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन काल में, यानी आर्य आने के पहले गण व्यवस्था थी। गण व्यवस्था में जाति नहीं थी, गण व्यवस्था में धर्म नहीं था, गण व्यवस्था में उच्च नीचता नहीं थी, गण व्यवस्था में कोई शासक नहीं था, कोई शोषित नहीं था, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। गण व्यवस्था में हम लोग एक समान लोग थे और कोई गरीब और अमीर नाम का कोई कार्यक्रम नहीं था। तब हम लोग एक ही वंश के लोग थे, लेकिन ब्राह्मणों के आक्रमण की वजह से 3 भाई अलग अलग हो गए। जो जंगल की ओर चले गए आदिवासी, जो गांव के बाहर रहे अछूत, शेड्यूल कास्ट, और जो गांव में ही रहे, उन्होंने सोचा साला एक ने विरोध किया तो जंगल की ओर चला गया, दूसरे ने विरोध किया तो साला अछूत का व्यवहार किया, उसके साथ में गांव के बाहर रहना पड़ा उनको। तो तीसरे भाई ने सोचा कि साला अगर हम भी विद्रोह करेंगे तो न जाने हमें नरक में किस जगह भेजेंगे ये लोग। तो इसलिए वो लोग उनके साथ में गांव में रहना पसंद किया, ओबीसी बन गए। 15 किलोमीटर में शब्द बदल जाते हैं, 50 किलोमीटर में खान पान बदल जाता है, 100 किलोमीटर में बोली भाषा बदल जाती है। इसलिए तो मैं महाराष्ट्र का बंगाली नहीं बोल सकता,
ये नेचर का सिद्धांत है, ये ज्योग्राफिकली सिद्धांत है। मैं बंगाली क्यों नहीं बोलता, या बंगाल के लोग मराठी क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 15 किलोमीटर में शब्द बदल जाते हैं, 50 किलोमीटर में खान पान रहन सहन बदल जाता है, 100 किलोमीटर में लैंग्वेज बदलना शुरू हो जाती है। बंगाल का ही लोग, आपकी तरफ जो बंगाली बोली जाती है, अगर आप जलपाईगुड़ी जाओ, दार्जिलिंग जाओ, अलग बंगाली बोलेंगे, कलकत्ता जाओ, अलग बंगाली बोलेंगे। बंगाली लेकिन अलग अलग टाइप की, साउथ में अलग बोलेंगे, नॉर्थ में अलग बोलेंगे, ईस्ट में अलग बोलेंगे, है या नहीं? महाराष्ट्र में भी वही है, महाराष्ट्र की मराठी है, लेकिन कोकण है, खानदेश है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, अलग अलग मराठी सेम ही है, लहजा बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, टोनिंग बदल जाती है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाते हैं। अगर एक समूह हजारों साल पहले जंगल की ओर खदेड़ दिया, जिसका गांव के बाहर और गांव के अंदर रहने वाले लोगों से हजारों साल संपर्क नहीं रहा, तो फिर तो बहुत कुछ बदलेगा भाई, बहुत कुछ बदलेगा ना। इसीलिए हमारी जो पहचान है वो इस प्रकार से हमारी पहचान बनी। जाति हमारी पहचान नहीं है, जाति ब्राह्मणों का हथियार है हमको गुलाम बनाने का। ब्राह्मणों में जाति नहीं है, ब्राह्मण जात ब्राह्मण, वर्ण ब्राह्मण, कर्म ब्राह्मण, धर्म ब्राह्मण। जात ब्राह्मण, वर्ण ब्राह्मण, कर्म ब्राह्मण, धर्म ब्राह्मण। हमारा जात अलग होती है, कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब होता है, धर्म अलग होता है। ब्राह्मण का धर्म ब्राह्मण, वर्ण ब्राह्मण, कर्म ब्राह्मण, जात ब्राह्मण। ब्राह्मण डिवाइड नहीं है। हमारे एक जाति में 1250 जाति घुसेड़ दी, लेकिन ब्राह्मण 3.5% है। और भारत में ब्राह्मणों ने जो जातियां बनाई, शेड्यूल ट्राइब में 850 जाति, शेड्यूल कास्ट में 1700 जाति, ओबीसी में 3743 जाति। हमारी 6743 जातियां निर्माण की, और खबरदारी रखी ब्राह्मणों ने कि कोई भी जाति ब्राह्मण के जाति से संख्या में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भारत में आदिवासियों की कोई भी जाति 1% भी नहीं है, ओबीसी की कोई भी जाति 1% भी नहीं है, शेड्यूल कास्ट की कोई भी जाति 1% नहीं है, लेकिन ब्राह्मण 3.5% है, 3.5% है। ऐसा क्यों किया? ताकि कोई जाति इकट्ठा होकर भी अगर लड़ाई लड़े तो भी ब्राह्मणों का मुकाबला नहीं करना चाहिए। और हमारे समाज के जो लोग हैं जातियों का संगठन बनाकर काम करते हैं, और जाति ये ब्राह्मणों का हथियार है। अब आप ही बताइए, अब जाति ब्राह्मणों का हथियार है और हमारे लोग जाति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जाति का संगठन बनाकर काम कर रहे हैं, और जिस जाति का काम कर रहे हैं वो जाति पूरे भारत में 1% भी नहीं है। मुझे कोई भी जाति बता, 15 साल से यही काम है मेरा, कोई भी जाति बता। जो बातें आपको बताई जा रही है इतनी गंभीर बातें। इसीलिए इस देश में अल्पसंख्य ब्राह्मण आज बहुसंख्य बनकर राज कर रहे हैं। उसके दो कारण हैं, पहला विभाजन और दूसरा अज्ञानता। विभाजन से उनका षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा। पहला विभाजन वर्ण व्यवस्था, शूद्र अतिशूद्र बनाया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था, 6743 जातियों के टुकड़े बनाए। तीसरा विभाजन अछूत सछूत। चौथा विभाजन उच्च नीचता। पांचवा विभाजन स्त्री दासता, महिलाओं को गुलाम। छठवां विभाजन एक समूह को जंगल की ओर खदेड़ दिया, आदिवासी, जो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधनों से दूर रहा, वंचित रहा, जिनके ब्रेन का अभी तक सिविलाइजेशन नहीं हुआ, जो अभी भी सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोग पहली बार बात सुन रहे होंगे, उनको लग रहा होगा ये प्रेम कुमार घेड़ाम जो बातें बता रहा है ये तो हमने किसी किताब में पढ़ी तो नहीं। कैसे पढ़ोगे? अगर ब्राह्मणों की लिखी हुई किताबें पढ़ोगे तो आपको कहां से मिलेगा ये लिटरेचर? हमारे पास जानकारी कहां से आई? हमारे महापुरुषों ने जो लिखा वो हमने पढ़ा। हमारे समाज के लोगों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने जो लिखा वो पढ़ा। ये अंतर है मेरे में और बाकी लोगों में। इसीलिए जो आजादी हम लोगों को बताई जा रही है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, ये हमारी आजादी नहीं थी, ये आजादी ब्राह्मणों की आजादी थी। अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। और एक उदाहरण बताना चाहता हूं, अगर इस देश में गांधी जी अगर सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे, तो जब संविधान सभा का चुनाव आया तो गांधी जी ने आदिवासी को टिकट क्यों नहीं दी? गांधी जी ने ओबीसी को टिकट क्यों नहीं दी? गांधी जी ने आदिवासी को टिकट नहीं दी, ओबीसी को टिकट नहीं दी। गांधी जी कह रहे सबके आजादी का आंदोलन, संविधान सभा का मामला, अधिकार मिलने का मामला, अधिकार लेने का मामला, और एक भी आदिवासी को टिकट नहीं। कितने लोग जानते हैं यहां पर बैठे हुए? एक भी आदिवासी को टिकट नहीं। हमारे आजादी का आंदोलन होता तो ना गांधी जी देखता। हमारे जब आजादी का ही आंदोलन नहीं है तो गांधी जी टिकट कहां से देगा? वो तो ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन था। 9 जून 1900 में जब क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की जेल में मृत्यु हुई, उसके बाद में इस देश में आदिवासियों का कौन सा नेता था हमारा जो हमारी लड़ाई लड़ रहा था? मुझे नाम बता। कोई नेता था? बिरसा मुंडा के बाद में कोई नेता था? सोच कर बताओ, विचार करके बताओ।